ओके, चलिए आप हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। और एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 चल रहा था हमारा, और मैंने अभी एक छोटा सा सेगमेंट आप लोगों को पढ़ाया इसके पहले, इस क्लास के पहले। थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम लोग आगे देखते हैं कि आखिर अंग्रेजों की नीतियों का हमारे जनजातीय लोगों पर असर क्या हुआ और हमारे लोगों ने इसका प्रतिकार कैसे किया। अगर हम लोग जनजातीय सरदारों की बात करें, जो सरदार हुआ करते थे, जो पूरे ग्रुप को लीड किया करते थे, उनका क्या हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि जो सरदार हुआ करते थे, अंग्रेजों ने जो सरदार थे उनको खत्म कर दिया। वो सारी जमीन के ऊपर में अपने कब्जे को दिखाने लगे। अंग्रेजों ने दिखाया कि जो सारी जमीनें हैं, जंगल हैं, वो सारे के सारे हमारे हैं। अंडर द ब्रिटिश रूल द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द ट्राइबल चीफ चेंज्ड considerably. They were allowed to keep their land titles over a cluster of village and rent out lands, but they lost much of their administrative power. मतलब टाइटल वगैरह थ्योरी में चीजें बनी रहने दी गई, लेकिन उनकी जो प्रशासनिक शक्तियां हैं उन्हें छीन लिया गया। एंड दे ऑल्सो हैड टू पे अ ट्रिब्यूट लगान, उपहार, कि अंग्रेजों को आप लगान देंगे, उपहार देंगे। इसके अलावा अंग्रेज जिस अनुशासन को, अंग्रेज चाहते थे कि जो जनजातीय लोग हैं वो उनके अकॉर्डिंग काम करें। और एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे जनजातीय लोग इस बात को आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा भाई, व्हाट हैपेंड टू शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स? शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को कंट्रोल करना मुश्किल था। यह बात अंग्रेज जानते थे कि आज यहाँ कल वहां, कंट्रोल कैसे करेंगे। तो अंग्रेजों ने ये एक प्लान बनाया। यहाँ पर वो प्लान ये बनाया कि जो जमीनें थी उनको छोटे छोटे हिस्सों में बांटा। ठीक है, उनमें अंग्रेजों ने किसी को मालिकाना हक दिया, किसी को रेंट पर जमीन दिलवा दी। ठीक है, अंग्रेजों ने बोला कि आप लोग हमें लगान देंगे, आप लोग हमें क्या देंगे, लगान देंगे आप लोग हमें। ठीक है, ये सारी बातें अंग्रेजों ने इम्पोज करनी शुरू की। द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल झूम कल्टीवेटर्स वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल. Settled plough cultivation is not easy in areas where water is scarce and the soil is dry. ये एक बड़ी समस्या थी पानी की और जमीन की, कि भाई ऐसे क्षेत्रों में अगर तुम कहोगे कि लोग बस जाएं जहां पानी नहीं है, जमीन ठीक नहीं है, तो कैसे बस जाएंगे। In fact, झूम cultivators who took to plough cultivation often suffered since their fields did not produce good yields. और ऐसे लोग जो पहले झूम खेती करते थे, लेकिन जब वो एक जगह पर बसे, उनकी जमीनें ठीक नहीं थी, उनके पास पानी नहीं था, तो उनकी फसलें अच्छी नहीं हुई। और अंग्रेज तो लगान ले ही रहे थे, और ऐसे में अंग्रेजों की लगान चुकाने के लिए इन आदिवासियों को महाजनों से कर्ज लेना पड़ा, और वो महाजनों के जाल में फंसे। तो इस तरीके से आप अगर ध्यान से देखें तो अंग्रेजों की इन नीतियों की वजह से जो हमारे आदिवासी लोग थे उनमें एक किस्म का असंतोष ही बढ़ रहा था। ये तस्वीर है भील महिलाओं की, गुजरात के क्षेत्र में। मैंने अभी पिछली क्लास में बताया था मैप में कि भील केवल राजस्थान में ही नहीं है, गुजरात में भी दिखते हैं और एमपी के अंदर में भी दिखाई पड़ते हैं। ठीक है भाई, ओके। अच्छा भाई, ये एक तस्वीर है आंध्र प्रदेश की कि किस तरीके से जो हमारे आदिवासी लोग हैं वो चावल के खेतों में जो है किस तरीके से काम करते हैं। चावल के जो पौधे हैं वो लगाए जाते हैं, धान के पौधे लगाए जाते हैं। अच्छा, अब अंग्रेजों ने जब भारत के अंदर में रेलवेज वगैरह को लाना शुरू किया, ठीक है, तो उनको जंगलों से लकड़ी की जरूरत पड़ी। रेलवे में जो लकड़ी का जो इस्तेमाल होता है वो बड़ी बेहतरीन किस्म की लकड़ियां होती हैं। ठीक है, स्लीपर वगैरह बनाने के लिए। स्लीपर क्या होते हैं? द हॉरिजॉन्टल प्लैंक्स ऑफ वुड ऑन विच रेलवे लाइंस आर लेड। आप लोगों ने देखा होगा कि रेलवे की पटरी चल रही होती है और बीच में, जैसे अभी तो सीमेंटेड चीजों का इस्तेमाल होता है, लेकिन जो पुराने वाले ट्रैक्स हैं वहां पर लकड़ियों से ज्वाइंट किया जाता था इनको। तो बड़ी मजबूत लकड़ियां होती थी, और अंग्रेज इन लकड़ियों को जंगलों से प्राप्त करते थे, और इसके लिए जंगलों के ऊपर अपने नियंत्रण को बढ़ाते जा रहे थे। अच्छा भाई, अंग्रेजों ने जो जनजातीय लोग थे उनको ये बोला कि अगर आप लोग हमें लकड़ियां जंगलों से निकाल करके देंगे तो हम आपके अधिकारों को मान्यता दे देंगे, कि ठीक है जंगल आपके हैं लेकिन लकड़ियां आप हमको दीजिए। लेकिन अंग्रेजों ने अपने वादे पूरे नहीं किए, और इसकी वजह से भी असंतोष लगातार और बढ़ा हमारे लोगों में। ओके, इसके अलावा अंग्रेज जब ये लकड़ियां खरीदते थे तो बड़े कम दाम पर खरीदते थे वो लोग। तो हमारे आदिवासियों की समस्याएं, उनका शोषण लगातार बढ़ता जा रहा था अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत। अच्छा भाई, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अंग्रेजों की ये जो नीतियां थी इनके खिलाफ कई सारे विद्रोह भी हुए, और ये दो लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एक तो है सोंग्रम संगमा,
ये जो विद्रोह है ये 1906 में 1906 में हुआ, और ये कहां पर हुआ था? असम में हुआ था। और 1930 में वन सत्याग्रह हुआ था मध्य प्रांत के अंदर में, जो एमपी वाला क्षेत्र है। वन सत्याग्रह एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि वन सत्याग्रह कब हुआ, कहां हुआ? तो कब हुआ? 1930 में हुआ। कहां हुआ? एमपी के अंदर, एमपी के अंदर में हुआ, मध्य प्रांत के अंदर में हुआ था वन सत्याग्रह। ठीक है भाई। अच्छा भाई, सोंग्रम संगमा बहुत बार पूछा गया है तुम्हारे एग्जाम के अंदर में, सीटेट में खासतौर पे बच्चे ढूंढ रहे होते हैं कहां से आ गया सोंग्रम संगमा। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख लेंगे, किसी किताब के अंदर नहीं मिलने वाला आपको सोंग्रम संगमा, एनसीईआरटी में दे रखा है क्लास 8 की। अच्छा भाई, द प्रॉब्लम विद ट्रेड, व्यापार में क्या दिक्कतें थी? सबसे बड़ी दिक्कत थी बिचौलिए, सबसे बड़ी दिक्कत थी बिचौलियों की। मैं आपको एग्जांपल देता हूं जो एनसीईआरटी में दे रखा है। हजारीबाग का जो क्षेत्र है हमारा, यहाँ पर रेशम का उत्पादन होता था। अब होता क्या था कि हमारे आदिवासी लोगों से जो है बहुत सस्ते में रेशम खरीदते थे बिचौलिए, और वर्धमान जो बंगाल के अंदर में क्षेत्र था, वर्धमान का एरिया, गया का एरिया, बिहार के अंदर में, वहां पर अंग्रेजों को ये जो रेशम होता था वो बड़ी कीमतों पर बेचा जाता था। जिसने बनाया, जिसने रेशम का उत्पादन किया, उसका मुनाफा बहुत कम है, बिचौलिया मुनाफा कमा रहा है, और जो उसको एक्सपोर्ट कर रहा है वो और मुनाफा कमा रहा है। यहाँ पर कुछ आप एग्जांपल देख लो। ये हमारी गोदारा जाति की औरतें हैं, और ये जो है ये यहाँ पर एक चटाई, एक जो है बुनने का एक काम कर रही हैं, वीविंग का काम कर रही हैं, बुनाई का काम कर रही हैं गोदारा औरतें। इसके अलावा ये हजांग, एक हजांग स्त्री का चित्र है जो है, ठीक है। और अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने अभी मैप में आप लोगों को थोड़ी देर पहले दिखाया था कि जो हजांग जनजाति के लोग हैं वो कहां पर हैं? हजांग जनजाति के लोग जो उड़ीसा, जो पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है, हिली क्षेत्र, एक तो वो वाला क्षेत्र है, इसके अलावा जो असम के क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में हजांग जनजाति के लोग आपको दिखाई पड़ते हैं। तो हजांग जनजाति के लोगों का एक एक्सपर्टीज होता है, खासतौर पर हजांग औरतों का चटाई की जो बुनाई करने का काम है वो बड़ा शानदार करती है हजांग औरतें। ठीक है भाई। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनके श्रम में इतनी कुशलता है लेकिन उनके श्रम की वैल्यू नहीं है, और वो समस्या आज भी हमारे सामने देखने को मिलती है हमें। अच्छा भाई, इसके अलावा जब भारत में लोहा और कोयले की माइनिंग का काम शुरू हुआ तो निश्चित रूप से भारत के अंदर में खदानों का निर्माण हुआ, और बड़ी गहरी, सैकड़ों फीट की गहराई पर हमारे मजदूर भाई बहन काम किया करते थे, खदानें कई बार ढह जाती थी। और आप देखें कि 1920 के अंदर में करीब 2000 लोग खदानों के अंदर में दब करके मर गए। पानी भर जाया करता था खदानों के अंदर में, आग लग जाया करती थी, खदानें दब जाती थी, लेकिन अंग्रेज बस बेतहाशा शोषण करते जा रहे थे। हमारे संसाधनों का, हमारे लोगों के जीवन से उन्हें कोई मतलब नहीं था, और लोग मजबूर थे इन कामों को करने के लिए क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं थे। अच्छा भाई, अब इन सब चीजों के खिलाफ विद्रोह होंगे। अब इन्हीं में आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। कोल विद्रोह हुआ 1831-32 में, संथाल विद्रोह हुआ 1855 में, बस्तर के अंदर विद्रोह हुआ, मध्य भारत के अंदर में 1910 के अंदर में, वर्ली विद्रोह हुआ महाराष्ट्र के अंदर में 1940 में। ये विद्रोह आप लोग बहुत ध्यान से करना, इनकी लिस्ट एक बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है, इनको लिख लीजिएगा। इन्हीं में नाम आता है बिरसा मुंडा का। बिरसा मुंडा की हम लोग बात करें तो 1870 का इनका बर्थ है, और यहीं पर जो आसपास के क्षेत्र थे वहीं पर इनकी जो है शिक्षा दीक्षा का सारा कार्यक्रम भी हुआ। अच्छा, मिशनरी स्कूल में शुरुआती पढ़ाई हुई, और उसके बाद में बिरसा मुंडा जो है ये वैष्णव संतों के प्रभाव में भी आए। बिरसा मुंडा के जो लोग हैं, जो समुदाय के लोग हैं, वो बताया करते थे कि एक दौर था, एक जमाना था जब जो मुंडा थे वो दिकुओं के, दिकु मतलब बाहरी लोग, उनके प्रभाव से मुक्त थे, स्वर्ण काल की कल्पना। अच्छा, इसके अलावा मुंडा पहले भी 1855 में, यहाँ देखो मैंने अभी बताया है आपको कि इस क्षेत्र के अंदर में विद्रोह 1855 में, देखिए पहले भी संथाल विद्रोह कर चुके थे, और संथाल, मुंडा, ओरांव, छोटा नागपुर का बेल्ट है, ये लोग जनजातियां यहीं पर है। अच्छा भाई, तो बिरसा मुंडा जो है उन्होंने अपने लोगों को ये बोलना शुरू किया कि
आप लोग जो है शराब ना पिया करें, आप लोग साफ सफाई रखा करें, ठीक है, एक ही जगह पर रहें, कृषि करें, तो इससे क्या होगा, सतयुग आ जाएगा। सतयुग एक जो भारतीय परंपरा है, 4 युगों का कॉन्सेप्ट है, इसमें एक युग है सतयुग, द एज ऑफ ट्रुथ। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ठीक है। सतयुग के कॉन्सेप्ट की यहाँ पर ये बात करते थे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। अंग्रेजों को दिक्कत इस बात पर हुई कि जब बिरसा ने यह कहना शुरू किया कि हम जो विदेशी हैं, यूरोपियंस हैं, उनको हम यहाँ से हटा देंगे, और इसी वजह से 1895 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद 1897 में जब बिरसा आजाद हुए तो उन्होंने और बड़े पैमाने पर इस विद्रोह को आगे बढ़ाया, और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, रावण। ओहो, बिरसा ने एक कॉन्सेप्ट दिया, रावण। अब ये रावण का यहाँ पर अर्थ क्या है, यहाँ रावण का मतलब क्या है, आप वो देखो। रावण में इन्होंने 2 लोगों को शामिल किया, एक तो दिकू, जो बाहरी लोग थे, और इसके अलावा यूरोपियंस को स्पेसिफाई किया गया। इट कैन बी ए क्वेश्चन कि बिरसा मुंडा ने जब रावण शब्द का प्रयोग किया तो वो बाहरी और यूरोपियंस को भारत से हटाने की बात कर रहे थे, और बड़े पैमाने पर अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाया बिरसा मुंडा की लीडरशिप में लोगों ने। बिरसा मुंडा ने जो विद्रोह किया था, इसको उलगुलन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, उलगुलान, उलगुलान कहते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो, इसको उलगुलन इसको कहते हैं, इसका मतलब होता है लोकल लैंग्वेज में महान विद्रोह, ग्रेट रिवॉल्ट। बिरसा मुंडा गिरफ्तार कर लिया गया बाद में, और 1900 में कॉलरा या हैजा, इसी से बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। इस चैप्टर में कुल मिलाकर के हमने ये देखा कि अंग्रेजों ने जब हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करना शुरू किया तो सबसे पहले टारगेट हुए हमारे आदिवासी लोग, और अंग्रेजों का राज्य रजवाड़ों ने तो विरोध बाद में किया है, 57 के विद्रोह वगैरह में देखेंगे आप लोग, लेकिन उसके पहले जो विरोध किया अंग्रेजों का, वो हमारे आदिवासियों ने विद्रोह किया है, अंग्रेजों का, उनका विरोध किया है, ठीक है भाई। ओके, चलिए चैप्टर नंबर 4 के बाद बहुत जल्दी ही मैं वीडियोस लेकर के आऊंगा चैप्टर 5 के बारे में, ठीक है। थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाएंगे हम लोग, जल्दी वीडियोस आएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। बढ़िया से पढ़ो, ओके, थैंक यू।